हेलो एवरीवन, स्टॉक एनालिसिस सीरीज में अभी तक जितने भी वीडियो मैंने पोस्ट किए हैं आई थिंक वो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। चाहे वो सोना कॉम स्टार का वीडियो हो या जुबिलेंट फूडवर्क्स का या रिसेंटली पोस्ट किया हुआ सुजलॉन एनर्जी का वीडियो। अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर ऊपर आई बटन में भी आप लिंक को चेक कर सकते हैं। आज इसी सिलसिले को बढ़ाते हुए फिर से मैं एक स्टॉक एनालिसिस लेकर के आया हूँ जिसमें मैं बात करने वाला हूँ क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के बारे में। पूरा का पूरा एक फंडामेंटल एनालिसिस। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए, इससे मेरा जो भी नया वीडियो आएगा वो आप तक इजी वे में पहुंच जाएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करने में कंजूसी मत कीजिएगा, हमारे लिए काफ़ी अच्छा होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से आज का वीडियो जिसमें समझेंगे क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के बारे में। कंपनी काफ़ी पुरानी है, इनफैक्ट 90+ ईयर्स का इनका लेगेसी है। ब्रांड नेम तो आप जानते ही हैं, क्रॉम्पटन नाम से इनके प्रोडक्ट मार्केट में आपको मिल जाएंगे। कंपनी लाइटिंग एंड इलेक्ट्रिकल कंज्यूमर ड्यूरेबल्स दोनों सेगमेंट में काम करती है, जिसमें से इलेक्ट्रिकल कंज्यूमर सेगमेंट से 80% रेवेन्यू जनरेट होता है, वहीं पे लाइटिंग प्रोडक्ट से 20% रेवेन्यू जनरेट होता है। कंपनी के आप फंडामेंटल डिटेल्स को ट्रैक करेंगे तो ये एक मिड कैप सेगमेंट की कंपनी है जिसका मार्केट कैप 17,424 करोड़ का है। करंट मार्केट प्राइस आपको 272 का दिखेगा बिकॉज ये डेटा 3 जून को लिया हुआ डेटा है। सो आप अगर बाद में देख रहे हैं तो आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा। 52 वीक हाई 429 रुपीज़ दिखेगा, 52 वीक लो आपको 251 दिखेगा, जो कि बहुत ही रिसेंट में इसने एक 251 का लेवल टच किया था। सो इसके बारे में भी हम टेक्निकल चार्ट पे जब जाएंगे तो डिटेल में बात करेंगे। कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अगर आप चेक करेंगे तो 18.5% का है। सो ये एक फैक्टर आप मान करके चल सकते हैं जो किसी भी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी के लिए अच्छा माना जाता है। मोर देन 15% का ROCE। सिमिलर वे में अगर आप ROE चेक करेंगे तो यहाँ भी आपको 18.1% दिखेगा, जो कि 15% से ज़्यादा है। तो मेरा मानना है कि ये भी किसी भी फंडामेंटली अच्छे कंपनी के लिए एक गुड पॉइंट बन जाता है। सो इसको आप सेकंड पॉइंट इस तरह से कंसीडर करके चल सकते हैं। अगर आप कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो चेक करेंगे तो ये 0.38 है। 0.5% के लेस अगर डेट टू इक्विटी रेशियो मुझे दिखता है तो ये भी एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी की पहचान के तौर पे आप लेकर के चल सकते हैं। तो थर्ड पॉइंट आप इसको मान करके चल लीजिए। सो ये जो भी पेज आप देख रहे हैं यहाँ पे ये 3 पॉइंट ऐसे हैं जो कि इस कंपनी के फंडामेंटली स्ट्रांग होने की तरफ इशारा कर रहा है। सो आप इस पॉइंट को अपने दिमाग में रखिएगा। अगर आप स्टॉक के पी को चेक करिए तो ये 37.6 बता रहा है यहाँ पे। वहीं पे अगर आप इंडस्ट्री एवरेज पी को चेक करेंगे तो 57.7 है। दैट मीन्स ये इंडस्ट्री एवरेज से लोअर है। सो वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे तो ये स्टॉक महंगा नहीं है, काफ़ी अच्छे वैल्यूएशन पे ट्रेड हो रहा है आज के डेट में। तो इसको भी आप फंडामेंटली एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट में कंसीडर करके चल सकते हैं। अब ये सारे पॉइंट्स तो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, बट इस कंपनी को क्यों चूज़ किया है उसके पीछे की कहानी भी आपको मैं बता देता हूँ। तो इसको चूज़ करने का जो मेरा पर्पस या मेरा जो मेन थॉट प्रोसेस है वो कुछ इस तरह से है। ये जो चार्ट आपके स्क्रीन पे आ रहा है, इस चार्ट में अगर आप देखेंगे सो कंपनी सितंबर 2021 में अपने एक हाई वैल्यू पे था जो कि 513 के आसपास का वैल्यू आपको दिखेगा। सो 513 से ये गिरते गिरते आज के डेट में अगर यहाँ का वैल्यू चेक करेंगे तो कहीं ना कहीं 272 280 के लेवल में ये इसका प्राइस है। सो ओवरऑल अगर आप परसेंटेज में कैलकुलेट करेंगे तो मोर देन 47% का ड्रॉप यहाँ पे प्राइस में हो चुका है ऑल टाइम हाई से। सिमिलर वे में अगर आप ये वैल्यू चेक करेंगे जो कि 413 का वैल्यू है, 429 का वैल्यू है अप्रॉक्सीमेटली, जो कि 52 वीक हाई था जो अभी हमने जस्ट देखा, वहाँ से भी अगर आप ट्रैक करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली आपको 37% का ड्रॉप दिखेगा। सो कंपनी का प्राइस जो आज के डेट में चल रहा है वो अपने ऑल टाइम हाई से या फिर यूँ कहें कि 52 वीक हाई से काफ़ी लेसर प्राइस पे आ चुका है। सो ये एक पॉइंट बनता है इस कंपनी के बारे में डिटेल स्टडी करने का, जो क्या ये कंपनी अच्छी है या इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट का मौका बन सकता है। तो इसको समझने के लिए आगे चलेंगे हम और क्वार्टरली रिजल्ट्स को ट्रैक करेंगे कि प्राइस में ड्रॉप क्यों हुआ है या फिर कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। सो अगर आप क्वार्टरली रिजल्ट को ट्रैक करेंगे तो सबसे रिसेंट जो कि मार्च 2023 का डेटा है,
यहाँ पे सबसे पहले हम ट्रैक करेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट को, जो कि आपको 211 करोड़ दिखेगा। सो 211 करोड़ जो कि पिछले दिसंबर क्वार्टर से आपको यहाँ पे बढ़ता हुआ दिखेगा। इनफैक्ट अगर आप चेक करेंगे तो 39% का ग्रोथ है ऑपरेटिंग प्रॉफिट में, अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल पे चेक करेंगे। बट इसको अगर आप ईयर ऑन ईयर बेसिस पे चेक करेंगे, दैट मीन्स मार्च 2022 के डेटा के साथ अगर आप ट्रैक करेंगे तो यहाँ पे आपको फॉल देखने को मिलेगा। 229 करोड़ से गिर करके 211 करोड़, जो कि 8% का फॉल है। यहाँ पे आपको ये ध्यान में रखना है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे इंक्रीज हुआ है, बट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे यहाँ पे आपको डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। वहीं पे अगर आप नेट प्रॉफिट आकर के चेक करेंगे, जो कि 132 करोड़ का है, ये पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में आपको 50% का अप दिखेगा। वहीं पे अगर आप मार्च 2022 से कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे 25% का आपको फॉल दिखेगा। सो यहाँ पे नेट प्रॉफिट में भी आपको ईयर ऑन ईयर बेसिस पे फॉल देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट में आपको ईयर ऑन ईयर बेसिस पे फॉल देखने को मिल रहा है। सो बस क्या ये चीज़ें ऐसी हमें बता रही है कि कंपनी में कुछ प्रॉब्लम हो गया है जिसकी वजह से प्रॉफिटेबिलिटी पे असर पड़ रहा है? इसको समझने के लिए सिंपल वे से सबसे पहले हम सेल्स का डेटा एनालाइज करेंगे। बिकॉज अगर कंपनी का फंडामेंटल जो बेस काम है, जो सेल करने का बेस काम है, उसमें कोई प्रॉब्लम अगर नहीं हुआ है तो हम मान के चल सकते हैं कि कंपनी में फंडामेंटली ऐसा कुछ बहुत बड़ा चेंज नहीं आ गया है। सो अगर आप सेल्स के नंबर को चेक करेंगे, जो कि मार्च 2023 में 1791 करोड़ है, पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में ऑलमोस्ट 18% अप। वहीं पे अगर पिछले साल मार्च 2022 के डेटा से कंपेयर करेंगे, जो कि 1548 करोड़ का टोटल सेल्स था, वहां से आपको 15% का जंप भी दिखेगा। दैट मीन्स सेल्स पॉइंट ऑफ व्यू को अगर आप ट्रैक करेंगे क्वार्टरली रिजल्ट के हिसाब से, तो आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस दोनों जगह आपको काफ़ी अच्छा खासा इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। सो एक्चुअली नेट प्रॉफिट में जो ये ड्रॉप आया है, इसको समझना भी जरूरी हो जाता है। सो इस ड्रॉप को अगर आप एनालाइज करेंगे तो उसका मेन रीज़न आता है एक्सपेंस का बढ़ना। सो आप मान के चलिए, या आप अगर मार्केट को समझ सकते हैं, तो ये जो साल गया हुआ है, इस साल में इन्फ्लेशन अपने पीक पे रहा है, और ये जो पीक इन्फ्लेशन है जिसने एक्सपेंस रेशियो को काफ़ी बढ़ा दिया हर कंपनीज़ के लिए, इस एक्सपेंस का बढ़ना कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी को इम्पैक्ट करता है, और ये एक मेन रीज़न है जिसकी वजह से आपको प्रॉफिटेबिलिटी में ड्रॉप देखने को मिलता है। सेकेंडली, जब हम क्वार्टरली रिजल्ट से ऊपर जा करके इसको एनुअल बेसिस पे अगर ट्रैक करते हैं, सो आपको एनुअल बेसिस पे यहाँ पे सिमिलर वे में अगर आप डेटा एनालाइज करेंगे, सो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपको 770 करोड़ का दिखेगा, जो कि मार्च 2023 का एनुअल डेटा है। पिछले साल से आप कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे आपको कोई खास ग्रोथ नहीं दिखेगा, 769 करोड़ से बढ़ करके 770 करोड़ का। बट आप अगर पीछे के कुछ सालों से अगर आप इसको कंपेयर करेंगे तो आपको दिखेगा कि ये कंपनी ईयर ऑन ईयर अच्छा परफॉर्म कर रही है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंटिन्यूसली बढ़ा है, एक्सेप्ट अगर मैं ये वाला पार्ट यहाँ पे नेगलेक्ट करके चलूँ, जो कि मार्च 2022 से लेकर के मार्च 2023 का डेटा है। सो दिस वन रीज़न इन्फ्लेशन जो मैंने अभी डिस्कस किया है। सिमिलर वे में अगर आप नेट प्रॉफिट को यहाँ पे एनालाइज करेंगे तो 476, जो कि पिछले साल 578 करोड़ से आपको ड्रॉप देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको 2021 के 617 करोड़ से भी ड्रॉप देखने को मिल जाएगा। सो ये 3 साल में कंपनी का प्रॉफिट कंटिन्यूसली फॉल किया है, जबकि कंपनी के सेल्स में यहाँ पे आपको इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। सो एक फैक्टर तो हमें इन्फ्लेशन समझ में आया, बट दूसरे फैक्टर को भी अगर आप समझने जाएंगे तो आपको यहाँ पे क्लियरली दिखेगा कि यहाँ पे एक इंटरेस्ट करके पॉइंट है। यहाँ पे आपको इंटरेस्ट में 109 करोड़ दिखेगा, 35 करोड़ दिखेगा, 43 करोड़ दिखेगा, 41 करोड़ दिखेगा, 60 करोड़ दिखेगा, 64 करोड़ दिखेगा। सो इंटरेस्ट कहने का मतलब कंपनी जो लोन लेती है, जो कर्ज लेती है, जो डेट का पार्ट है, उसके ऊपर इंटरेस्ट पे जो करती है, उसका डेटा अगर आप एनुअल बेसिस पे चेक करते हैं तो आपको यहाँ पे हाईएस्ट एवर 109 करोड़ का इंटरेस्ट दिख रहा है। इसके 2 रीज़न हैं। एक तो कंपनी ने कर्ज बढ़ा लिया होगा जिसकी वजह से इंटरेस्ट कंपोनेंट बढ़ गया है, और दूसरा रीज़न यहाँ पे ये भी बनता है कि पिछले साल आपने देखा है कि आरबीआई ने रेट हाइक किए हैं, सारे बैंक्स ने अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए हैं, जिसकी वजह से डेट वाले कंपनी जहाँ पे डेट ज़्यादा हुए होंगे वहाँ पे इंटरेस्ट काफ़ी बढ़ गया होगा, जिसका इम्पैक्ट आपको नेट प्रॉफिट में देखने को मिल रहा है। तो ये जो 2 फैक्टर हैं जिसकी वजह से कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी पे जो असर आ रहा है, एक इन्फ्लेशन के बारे में हमने बात की, दूसरा हमने इंटरेस्ट के बारे में बात की। क्या ये दोनों परमानेंट वाले प्रॉब्लम हैं?
ऐसा मुझे नहीं लगता है। इंटरेस्ट रेट कभी न कभी पीक होगा, जैसे कि आपने देखा कि आरबीआई ने पिछले मॉनेटरी पॉलिसी के टाइम पे रेट इंक्रीज़ करना बंद कर दिया है। आने वाले टाइम में हो सकता है कि रेट और इंक्रीज़ ना हो, कुछ साल के या कुछ टाइम के बाद ये भी हो सकता है कि आपको रेट में वहाँ पे गिरावट देखने को मिले। सो ये एक परमानेंट प्रॉब्लम नहीं हो सकता है। इन्फ्लेशन भी परमानेंट प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज रेट का बढ़ना, ये सब सारी चीज़ें यही है कि इन्फ्लेशन को कट डाउन किया जाए, तो आज नहीं तो कल इन्फ्लेशन पे भी कंट्रोल आएगा। सो अच्छी बात यह है कि कंपनी के सेल्स पे कोई इम्पैक्ट नहीं है। जो इम्पैक्ट है वो इन्फ्लेशन की वजह से या इंटरेस्ट रेट की वजह से है, तो ये एक शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन में इम्पैक्ट हो सकता है कंपनी के लिए, और शायद इसी शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन के इम्पैक्ट की वजह से आपने 47% का कंपनी के प्राइस में फॉल, या यूँ कहें कि आपने 52 वीक हाई से 37% का फॉल देखा है। आगे और इसको एनालाइज करने के लिए जब हम आगे बढ़ेंगे, सो आप अगर बैलेंस शीट पे जाकर के चेक करेंगे, सो यहाँ पे एक अच्छी बात और मुझे दिखी जिसकी वजह से इस कंपनी को फंडामेंटली अच्छे कंपनी में कंसीडर कर सकते हैं, या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए हम अपने रडार पे रख करके चल सकते हैं। वो है बोरोइंग का घटना। अभी हम बात कर रहे थे डेट के बारे में, सो आप देखेंगे कि यहाँ पे कंपनी का पिछले साल का डेट 1686 करोड़ का था, जो कि कंपनी ने रिड्यूस करके 1005 करोड़ कर लिया है। सो डेट का रिड्यूस होना ये एक अच्छी बात है, और यहाँ पे कंपनी जब इतने हाई अमाउंट पे इंटरेस्ट पे कर रही थी, जो कि 109 करोड़ चला गया पिछले साल, अब कम अमाउंट पे यहाँ पे इंटरेस्ट पे होगा, सो वहाँ पे भी आपको इंटरेस्ट में रिडक्शन दिखेगा, मतलब कि नेट प्रॉफिटेबिलिटी पे आप उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट देख सकते हैं आने वाले टाइम में। इस पॉइंट को ज़रूर ध्यान में रखिएगा। सो इतने सारे फंडामेंटल पॉइंट्स मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ ताकि जब आप इन्वेस्टमेंट के लिए इस कंपनी को कंसिडर करें तो आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस कंपनी का सबसे मेजर डेटा, जिसको हम कहते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न, बिकॉज ये कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस में काफ़ी हेल्प करता है। नॉर्मली मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आपको पब्लिक शेयर होल्डिंग बढ़ता हुआ दिखे, काफ़ी हायर लेवल पे दिखे, तो उस कंपनी से दूर रहा करो। यहाँ पे मैंने जो डेटा लिया है ये क्वार्टरली बेसिस पे है और ये एनुअल बेसिस पे है। सो क्वार्टरली बेसिस पे अगर आप डेटा को ट्रैक करेंगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे 15.97, या एनुअल बेसिस पे भी अगर आप ट्रैक करेंगे तो 15.97% जो है ये पब्लिक शेयर होल्डिंग है। सो पब्लिक शेयर होल्डिंग काफ़ी कम है, 15.97% इज़ नॉट वेरी सिग्निफिकेंट फॉर एनी कंपनी। सो इसको आप अच्छे पॉइंट में कंसीडर करके चल सकते हैं। अगर मैं DIIs की डेटा की बात करूँ, सो DIIs इस कंपनी में 44.17% होल्ड करती है। DIIs कहने का मतलब डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, जो कि अपने देश के काफ़ी बिग इन्वेस्टर्स हैं, म्यूचुअल फंड हाउसेज हैं, वो इस कैटेगरी में आते हैं। उनका यहाँ पे 44% की हिस्सेदारी होना एक और पॉजिटिव पॉइंट बन जाता है इस स्टॉक को फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी में रखने में। इसके बाद अगर आप FIIs का डेटा चेक करेंगे, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का डेटा चेक करेंगे, सो यहाँ पे भी आपको 39.64% दिखेगा, मतलब कि अप्रॉक्सीमेट यहाँ पे 85%, 84 से 85% जो है वो FIIs एंड DIIs के पास हिस्सेदारी है, जो कि हमारे आप से वेल इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर होते हैं मार्केट में, उनके एनालिसिस हमारे आप से काफ़ी बेटर होते हैं। सो इसको आप फंडामेंटली एक काफ़ी अच्छे पॉइंट की तरह कंसिडर करके चल सकते हैं, जहाँ पे DIIs और FIIs की हिस्सेदारी इतनी ज़्यादा है। बट जैसे ही मैं प्रोमोटर्स शेयर होल्डिंग पे आता हूँ, सो आपको प्रोमोटर्स में अगर आप क्वार्टरली डेटा देखेंगे तो आपको दिखेगा कि 26% से 17, 11, 5.99 और यहाँ से रिड्यूस होते होते फिर 2.54 और फिर 0%। तो आज के डेट में प्रोमोटर शेयर होल्डिंग इस कंपनी में 0% है, मतलब कि कंपनी का कोई प्रोमोटर नहीं है। इस बात को आप नोट कर लीजिए, इस कंपनी का आज की डेट में कोई एक प्रमोटर नहीं है, और ये एक निगेटिव पॉइंट है इस कंपनी के इस शेयर होल्डिंग पैटर्न के अकॉर्डिंग। बट साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि यही एक निगेटिव पॉइंट इस कंपनी के लिए आने वाले टाइम में शायद सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट भी हो सकता है, बिकॉज सिग्निफिकेंटली कोई ऐसा नहीं है जो कि प्रमोटर हो सके जिसकी हिस्सेदारी बहुत ज़्यादा हो इस कंपनी में। तो आने वाले टाइम में हो सकता है कि कोई ना कोई कंपनी इसको एक्वायर करने के पीछे ध्यान दे, या कोई बड़ी कंपनी इसको एक्वायर कर ले, बिकॉज इस कंपनी के बाकी फंडामेंटल काफ़ी अच्छे हैं। कंपनी के जो बहुत सारे एक्सपेंशंस के जो काम है वो काफ़ी अच्छा है, बिकॉज आप रिसेंटली अगर आप इसके डेटा को ट्रैक करेंगे तो कंपनी ने बटरफ्लाई कंपनी को एक्वायर किया। बटरफ्लाई, जैसा कि आप नाम से जानते होंगे,
इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस वाले सेगमेंट में काफ़ी अच्छा नाम बन गया था। खास करके अगर आप जूसर, ग्राइंडर, मिक्सी जैसे प्रोडक्ट चेक करते हैं तो बटरफ्लाई एक अच्छा खासा नाम आपको देखने को मिल जाएगा। ऐसे ही कंपनी ने काफ़ी एक्सपेंशन में रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे भी काफ़ी फोकस किया हुआ है। सो कंपनी का बेस, कंपनी का फंडामेंटल, कंपनी का प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा है और प्रोमोटर का 0% शेयर होल्डिंग होना आने वाले टाइम में शायद इस कंपनी के लिए काफ़ी अच्छा हो जाए। ये एक एजम्पशन है, नॉट ए परफेक्ट थिंग, बिकॉज कोई नहीं बता सकता आगे क्या होने वाला है। बट आज के डेट में FIDI की हिस्सेदारी को देखते हुए, पब्लिक शेयर होल्डिंग कम होना, बाकी फंडामेंटल पॉइंट को देखते हुए मेरा मानना है कि ये कंपनी फंडामेंटल पॉइंट से काफ़ी अच्छा है आज के डेट में इन्वेस्टमेंट के लिए, ऐसा मेरा मानना है। आप किसी वित्तीय सलाहकार से ज़रूर मदद लीजिएगा इन्वेस्ट करने से पहले। तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा और बने रहिए मेरे चैनल पे। तब तक के लिए थैंक यू।